जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं या शुभ कार्य करने प्रारंभ करने जा रहे हैं तो उसमें किन किन मुख्य चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे आप यात्रा में जा रहे हैं, किसी सगाई करने जा रहे हैं कि सगाई में जा रहे हो, किसी यात्रा में शुभ काम में जा रहे हैं या गोद भराई के लिए जा रहे हैं, तो किसी का ऐसे शुभ कार्यों में आप जा रहे हो तो उस समय आपको चंद्रमा देखना है, योगिनी देखना है, दिशाशूल देखना है। इसी तरह आप कोई मुहूर्त में जा रहे हैं, उस समय देखना कोई भद्रा तो नहीं लगी हुई है, कोई शुभ काम करने जा रहे हैं, वहाँ अग्नि का वास कहाँ है। जैसे हमारी यज्ञ आदि आप करते हैं तो अग्नि का वास देखते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, ये चीज़ बार बार आती है हमारे सामने। वो चार चीज़ें क्या है आपको उसी भी बता देता हूँ। एक तो चंद्रमा का वास देखना है, चंद्रवास, अग्निवास, भद्रा और योगिनी, इनको देखना है। उसके बाद गुरु शुक्र अस्त है। ये सारी पांच चीज़ जो है बहुत अनिवार्य चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं। तो हर जगह मैंने देखो मुहूर्त की जो वीडियो बनाई है उसमें भी तो आपको समझाया है, लेकिन मैंने सोचा ये जो पांचों चीज़ जो अनिवार्य चीज़ें हैं इनको एक जगह कर दी जाए, जिससे आप लोगों के समझ में रहे। कभी कुछ देखते हो उठा के वीडियो देखा या आप लोग नोट कर लेंगे तो उससे आपको आसानी रहेगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक तो चंद्रमा का वास देखना है, योगिनीवास देखना, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, यात्रा में। फिर अग्निवास है, कोई हवन है, यज्ञ है, पूजा है, पाठ हम कर रहे हैं, ग्रह की शांति करवा रहे हैं, तो उस समय हमें अग्नि का वास देखना है। भद्रा का वास है, कोई शुभ कार्य कर रहे हैं तो वहाँ देखें भद्रा तो नहीं लगी हुई है। तो ये चीज़ हमें देखना आना चाहिए, और इसको हम देखें कैसे, इसके बारे में हमें बता रहा हूँ, उसे आप लोग समझिए। पहले हम क्या देखेंगे, चंद्रमा का वास विचार। चंद्रमा का वास विचार आप क्या करेंगे, चंद्रमा में क्या होता है, इसका फलित यह है कि अगर चंद्रमा आपके सम्मुख है तो धन का लाभ देगा, अर्थ का लाभ देगा। आपके दाहिने है तो सुख संपत्ति देगा। लेकिन चंद्रमा आपके पीठ के पीछे है या वाम भाग में है, वाम भाग में चंद्रमा है तो धन की हानि करेगा, अनिष्टकर होगा। पेट पीछे है तब शोक संताप देगा, बाएं हाथ पर है तो धन की हानि करेगा चंद्रमा। तो चंद्रमा की आप दिशा कैसे देखेंगे, सबसे पहले आप समझ लीजिए दिशा। तो चंद्रमा की हमें चंद्रवास जो देखना है उसकी पहले आप दिशा समझ लीजिए। दिशा हमारी वही पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर है। अब राशि अभी देखना है कि जो चंद्रमा है किन किन राशियों को, जब चंद्रमा मेष, सिंह या धनु राशि में होगा तो चंद्रमा का वास किस दिशा में होगा, पूरब में। जब चंद्रमा किस राशि में, वृक, कन्या और मकर राशि में होगा तब जो है चंद्रमा का वास किधर होता है, दक्षिण दिशा में। जब चंद्रमा हमारा मिथुन, तुला और कुंभ राशि में होगा तो चंद्रमा कहाँ बैठता है, पश्चिम दिशा में। इसी तरह जब चंद्रमा गोचर करता है, गोचर कहाँ करेगा, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में गोचर कर रहा है, उस समय चंद्रमा की स्थिति कहाँ होती है, उत्तर दिशा में। इस तरह से चंद्रमा का ही वास हो गया। और मैंने बता दिया कि चंद्रमा सम्मुख है तो शुभदायी होगा, दक्षिण है, दाहिने हाथ पे है तो सुख संपत्ति देगा, लेकिन बाएं हाथ पे या पीठ पीछे है तो चंद्रमा अनिष्टकारी होगा। इसको आप देखोगे कैसे, अभी मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ सूत्र, फिर आप देखोगे कैसे उसके बारे में भी आपको समझा दूंगा। इसी तरह हमें योगिनी देखनी है। यात्रा के समय जब यात्रा कर रहे हैं तो चंद्रमा सम्मुख देखना है। इसी तरह योगिनी का विचार करते हैं, योगिनी का विचार भी हम यात्रा में करते हैं। योगिनी अगर हमारी सम्मुख है या बाएं है तो अशुभ होती है, योगिनी दाहिने हो, पीठ पीछे हो तो शुभकारी होगी। तो इसलिए योगिनी का विचार किया जाता है। योगिनी का विचार कैसे करेंगे, उसी तरह इसका भी चार्ट आप बना लीजिएगा। दिशा पहले, दिशा हमारी है पूरब, अग्निकोण, पूर्व अग्निकोण, दक्षिण दिशा, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य कोण, उत्तर और ईशान कोण, ये आपकी दिशा हो गई। और योगिनी का वास, ध्यान रखो तिथि, ये ध्यान रखिएगा कि पूर्व दिशा में योगिनी का वास कब होता है, जब परिवाह हो, नौमी तिथि हो। यानी पूर्व दिशा में योगिनी का वास जो है, परिवार नौमी है तो पूर्व में उसका वास होगा। अग्नि कोण में तृतीय और एकादशी तिथि पे। दक्षिण दिशा में योगिनी का वास कब होगा, जब पंचमी हो, त्रयोदशी की तिथि हो। नैऋत्य कोण में योगिनी का वास कब होगा, जब चतुर्थी या द्वादशी तिथि हो। पश्चिम में योगिनी का वास कब होगा, जब वो छठे
यानी छठ और 14 की तिथि हो। वायव्य में योगिनी का वास कब होगा? जब सप्तमी हो और आप पूर्णमासी हो। सप्तमी पूर्णिमा को योगिनी का वास जो है वायव्य कोण में होता है, और द्वितीय दशमी को योगिनी का वास उत्तर दिशा में होगा। इसी तरह अष्टमी और अमावस्या को योगिनी का वास जो है ईशान कोण में होगा। तो ये मैंने बता दिया इन तिथियों में योगिनी का वास किस किस दिशा में होता है। मैंने बताया जब इन दिशा में योगिनी का वास होगा, अगर सम्मुख होगी तो सम्मुख और बाएं हाथ पे योगिनी जो है अशुभ होगी। दिशा कैसे निर्धारण करोगे अभी मैं आपको समझा देता हूँ, सब लोग देखेंगे कैसे। तो इसके बाद मैं बताता हूँ इसका, तो दोनों का चंद्रमा का और योगिनी का विचार हम करते हैं यात्रा में। किसी में यात्रा में जा रहे हैं, कोई शुभ कार्य में जाओ, तीर्थाटन में जा रहे हैं, सगाई है, मुहूर्त है, गोद भराई करने जाना है, किसी भी शुभ काम में आप जा रहे हो तो कम से कम चंद्रमा और योगी का वास कर लीजिए कि कोई वहाँ दिक्कत परेशानी न आए। उसके बाद हम देखते हैं अग्नि का वास। अग्नि का वास कहाँ देखा जाता है? कोई अपना हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, शांति कर्म कर रहे हैं, तो हमें अग्नि का वास देखना चाहिए। अग्नि का वास देखने की तरीका क्या है कि जो भी तिथि आप ले रहे हो वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आप गिनेंगे। प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, फिर पूर्णमासी के बाद परिवार जब आएगी तो 16 हो जाएगी, द्वितीय आएगी तो 17 हो जाएगी, कृष्ण पक्षी द्वितीय जो है वो 17 तिथि हो जाएगी। इस तरह से आप गिनती करेंगे। तो तिथि जो है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही गिनती करी जाएगी। तो जो भी तिथि आप ले रहे हैं, मुहूर्त देखना चाहते हैं, अग्नि का वास कहाँ है, तो जो भी आप तिथि लेना चाहें वो तिथि लीजिए। फिर वार संख्या, इतवार से लेकर जो इतवार, सोमवार, इतवार 1, सोमवार 2, मंगल 2, 3, बुध 4, इस तरह क्रम से वार संख्या है। जो भी आपकी तिथि हो और वार संख्या उसको आप जोड़िए, उसमें 1 आप जोड़ दीजिएगा। तो ये जो योग बनेगा, इस योग में आप 4 से भाग कर दीजिए। 4 से भाग करने में अगर शेष आपका 0 आ जाए या 3 आ जाए तो अग्नि का वास कहाँ समझिए? पृथ्वी पर, जो कि शुभ है। अगर यही शेष आपका 1 आ जाता है तो समझ लो अग्नि का वास जो है आकाश में है, जो कि प्राण का नाशक है, नुकसानदेह। और शेष आपका 2 आता है तो अग्नि का वास पाताल लोक में होगा, ये भी धन की हानि कराता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अग्निवास का बता दिया आपको, गृह प्रवेश है, हवन है, यज्ञ आदि में हम इसका प्रयोग करते हैं अग्निवास का। इसके बाद आता है, आप लोगों ने देखा कि पंचांग में भद्रा लिखी रहती है। तो भद्रा को हमें देखना है कि भद्रा का कैसे देखें। भद्रा को समझ लीजिए कि जब चंद्रमा, इसमें राशि का ध्यान रखिएगा, चंद्रमा जब है आपका कर्क, सिंह, मकर, कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, तब चंद्रमा का वास जो है कहाँ होगा? मृत्यु लोक में। फिर पुनः समझ लीजिए, जब चंद्रमा गोचर करता है कहाँ? कर्क राशि में। कर्क, सिंह, मकर और कुंभ राशि में चंद्रमा गोचर करेगा, तब जो है मृत्यु लोक में वास होता है किसका? योग भद्रा का। ये सब कार्य का विनाश करते। इसका फल क्या है? हर कार्य में बाधा है, विघ्न है, हर कार्य का विनाश करने वाली अशुभ होती है। यही भद्रा जब चंद्रमा आपका मेष राशि में हो, जब चंद्रमा मेष राशि, वृष राशि, मिथुन में, वृश्चिक में गोचर करता है, तब जो है इसका भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होता है, जो कि शुभ फलदायक होता है। क्या है? ये शुभ फलदायक है। और जब चंद्रमा आपका कन्या, तुला में, धनु, मकर में योग भ्रमण करेगा, तब इसका पाताल लोक में वास होता है, जो धन हानि कराता है। धन की हानि कराएगा, धन हानि कराना है तो धन की हानि करा देता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको दिशा बताता हूँ। बताता हूँ दिशा कैसे आप देखोगे। जैसे चंद्रमा का देखना कि चंद्रमा सम्मुख कैसे। अब आपने देखा, मैंने बताया कि पूर्व दिशा में जब राशि में चंद्रमा जो है मेष, सिंह और धनु राशि में गोचर कर रहा है, तो जो है चंद्रमा का वास कहाँ होगा? पूर्व दिशा में। अब हमने मान लिया यहाँ पे कि हमने पंचमी तिथि कोई ले ली, पंचमी तिथि कह लो किसी सिंह राशि में उस समय चंद्रमा गोचर कर रहा है। सिंह राशि में जिस दिन चंद्रमा गोचर कर रहा है, और उस दिन हमने देख लिया कि सिंह है, यहाँ पे सिंह राशि, आप ऐसे कर लीजिए कि मान लो सिंह राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा है, तो चंद्रमा गोचर जब सिंह राशि में चंद्रमा गोचर करेगा
गोचर करेगा तो इससे स्थिति कहाँ हो गई, इसकी दिशा क्या हो गई, पूर्व में। ये हो गई पूर्व में, यानी पूर्व में चंद्रमा की स्थिति क्या हो गई, पूर्व में। अब समझ लो कि सिंह राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा है तो उस दिन पूर्व दिशा में स्थिति तो क्या हो गया, कहलाएगा कोई आदमी है अपनी जगह, देख रहा है कि चंद्रमा हमारा पूर्व में है, अब उसको यात्रा करनी, तो चंद्रमा सम्मुख है, मैंने कहा चंद्रमा का सम्मुख है तो वो शुभ फल देगा। अब हम यहाँ खड़े हैं, मान लो ये पॉइंट हमारा है पूर्व दिशा में, जहाँ सूरज निकल रहा है ये हमारी पूर्व दिशा हो गई। हम जब यहाँ खड़े हैं पूरब को मुंह करके, ये समझ लो कि हम पूरब को मुंह करके खड़े हैं, चंद्रमा हमारा यहाँ सम्मुख है, चांद हमारा यहाँ मान लो सम्मुख है, तब यहाँ दाएं बाएं, आपको ये दाएं बाएं किसी ने प्रश्न करके पूछा तो मुझसे कमेंट करके कि दाएं बाएं कैसे देखें गुरु जी, तो समझ लो कि चंद्रमा जो पूर्व दिशा अंकित कर रहा है किस तरह भाई तिथि में, इस जब राशि में जब चंद्रमा गोचर करेगा तो पूर्व दिशा में, तो यहाँ से जो हमारे पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो बाएं तरफ तो हमारा उत्तर होगा, बाएं दिशा में ये उत्तर होगा, और दक्षिण दिशा में हमारा जो है हाथ का जो दाहिना है उस तरफ हमारा दक्षिण होगा। तो इस तरह से अब दिशा का ज्ञान करेंगे। तो मान लो यहाँ पे पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में उस दिन क्या है कि पूर्व दिशा में चंद्रमा है, और यहाँ दूसरा बताया गया है कि अगर चंद्रमा आपके बाएं हाथ पर है, यानी चंद्रमा बाएं हाथ पर हुआ तो बाएं कब होगा, अगर यहाँ पे चंद्रमा है तो बाएं कब होगा, जब कोई आदमी दक्षिण दिशा को यात्रा कर रहा है तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, बाएं, तो उस दिन अशुभ हो जाएगा उसके लिए, तो ध्यान रखना है। उस दिन अशुभ है जिस दिन चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा है और कोई आदमी दक्षिण दिशा को उस दिन जा रहा है तो उसका चंद्रमा कहाँ हो जाएगा, उसके लिए बाएं हो जाएगा, तो ये उसके लिए शुभ हो जाएगा। दूसरा कि उसी तिथि में जब चंद्रमा हमारा सिंह राशि में गोचर कर रहा है, ये ध्यान रखो, जब चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा है और किसी को पश्चिम दिशा में जाना हो गया, जैसा पूजट जा रहा है, अगर पश्चिम जा रहा है तो चंद्रमा की स्थिति क्या होगी, उसकी पीठ के पीछे होगी, यानी पीठ पे आ गया, तो पीठ पे जाने पे मतलब बताया कि शोक है, संताप है, दुख है, ये देगा, धन की हानि करेगा। तो इस तरह से आप विचार करेंगे कि अगर कोई आदमी पूर्व दिशा में जा रहा है उस दिन तो सम्मुख रहेगा तो शुभदायक होगा, कोई उत्तर दिशा में जाएगा तो शुभदायक होगा, लेकिन जब चंद्रमा हमारा सिंह राशि में गोचर कर रहा है, कोई दक्षिण दिशा में यात्रा करेगा तो चंद्रमा की स्थिति उसकी क्या बन जाएगी, बाएं बन जाएगी, अशुभ हो जाएगा। कोई अगर पश्चिम को यात्रा करेगा उस दिन तो उसके लिए चंद्रमा क्या होगा, पीठ पीछे हो जाएगा, तो वो भी उसके लिए अशुभ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि हम दिशा का कैसे ज्ञान करते हैं, कैसे दिशा देखें कि क्या शुभ है क्या अशुभ है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ योगिनी, आप योगिनी कैसे आप देखो। अब योगिनी देखना आप समझ लीजिए। अब योगिनी जैसे हमको देखनी है कि आपको समझा दो, तो दिशा का समझा दिया मैंने कि पूर्व दिशा दाएं बाएं कैसे होगा। अब आपको जैसे अग्नि कोण मैं देख लिया, ये जो तिथियाँ लिखी हुई हैं मैंने बताया था कि योगिनी देखने के लिए कि पूर्व दिशा योगिनी की तिथि क्या है कि अगर परिवार है, नवमी है तो पूर्व में योगिनी का वास होगा, तृतीया और एकादशी है तो अग्नि कोण में होगा, और पंचमी और त्रयोदशी है तो दक्षिण दिशा में योगिनी का वास होगा। तो ये योगिनी में क्या देखना है कि यात्रा में योगिनी सम्मुख नहीं होनी, सामने नहीं होनी चाहिए, और बाएं योगिनी नहीं होनी चाहिए, वो अशुभ होगी। उसी तरह आप देखेंगे जैसे हमने उसको देखा चंद्रमा का, ऐसे योगिनी को देख लीजिए। लेकिन आपको मैं दूसरा उदाहरण समझा देता हूँ। जैसे किसी को जाना है अग्नि कोण में, पूरब दक्षिण के बीच में जाना है, अग्नि कोण तिथि उसने है कि माना किसी ने यात्रा अपनी प्रारंभ करी, मान लो जिस दिन योगिनी जो हमारी कहाँ है, तृतीया एकादशी तिथि है, मान लिया हमने तृतीया और एकादशी तिथि है, तृतीया और एकादशी तिथि को किसी को यात्रा करनी है, तो हमने देखा कि हाँ योगिनी उस समय कहाँ होगी, अग्नि कोण में होगी। कहाँ होगी, और वो अग्नि कोण में, अग्नि कोण में है, यहाँ अग्नि कोण में योगिनी का वास हो गया, तो यहाँ पे योगिनी का वास है। तो हमने देखा कि अगर कोई आदमी अग्नि कोण में ही यात्रा कर रहा है तो योगिनी उसके लिए क्या होगी, अशुभ हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए योगिनी सम्मुख पड़ेगी। कोई आदमी अपने घर से मान अग्नि कोण में ही यात्रा करेगा तृतीया एकादशी को, तो योगिनी उसके लिए क्या हो जाएगी, अशुभ हो जाएगी। अब इसने बताया है कोई बाएं जाए, अब यहाँ से बाएं हमेशा ध्यान रखो, जो भी दिशा उसका 90 डिग्री ईशान कोण, यहाँ से 90 डिग्री क्या बढ़ेगा, ईशान, बायां उसका क्या बढ़ेगा, ये ईशान कोण। अगर कोई यहाँ से
ईशान कोण को जा रहा है, तो ईशान कोण क्या पड़ेगा, यहाँ का बायां पड़ेगा। तो बायां अगर किसी ने यात्रा करी उसी तिथि में, कौन सी तिथि में, तृतीया एकादशी में, तब भी ये अशुभ होगा। जब योगिनी यहाँ पर स्थित है तृतीया एकादशी में, कोई यात्रा कर रहा है ईशान कोण में भी, तब भी वो अशुभ होगा। ये कह रहे हैं कि यात्रा में अगर दाहिनी योगिनी, अगर उस दिन कोई आदमी तृतीया एकादशी तिथि हो और यात्रा कहाँ की करे, नैऋत्य कोण में कर ले या वायु में कर ले, तो ये दोनों कोण उसके लिए शुभ होंगे। ये तो हो गया, मैंने आपको कोण का समझा दिया। हम मान लो दूसरा उदाहरण ले लीजिए इसका समझने के लिए योगिनी का, कि मान लिया परिवा और नवमी, परिवा और नवमी तिथि है और योगिनी का वास कहाँ हो जाएगा फिर आपका, ये पूर्व दिशा में, यानी परिवार में और नवमी में योगिनी का वास कहाँ होता है, पूर्व दिशा में। तो योगिनी हो गई पूर्व दिशा में। अब कोई आदमी अगर कहता है कि भाई मैं पूर्व दिशा में मुझे जाना है, तो योगिनी क्या पड़ेगी, परिवार और नवमी तिथि है और जाना चाहता है पूर्व दिशा में, तो योगिनी कहाँ पड़ेगी, सम्मुख पड़ेगी। तो यात्रा में अशुभ हो जाएगी, कि मैंने बताया सम्मुख योगिनी यात्रा में अशुभ होती है, एक तो अशुभ हो जाएगी। और यहाँ से जो पूरब में जब योगिनी यहाँ स्थित है, तो उसका जो बायां पड़ेगा, बायां क्या पड़ेगा, उत्तर दिशा, यहाँ का 90 डिग्री उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में भी कोई उस दिन यात्रा करेगा, बाएं करेगा तब भी अशुभ होगा, बायां भी दिखाएंगे, बायां भी अशुभ होगा, यानी सम्मुख और बायां दोनों ही दिशाएं उसके लिए अशुभ होंगी। तो उसके लिए शुभ क्या होगा, अगर परिवार नवमी कोई यात्रा करना चाहता है तो उसके लिए क्या है कि वो दक्षिण दिशा में जाए, दक्षिण दिशा में जाएगा यानी दाहिने जाए और पीठ पीछे जाए, जिस समय योगिनी है उसके पीठ पीछे जाएगा, ये दोनों दिशा उसके लिए शुभकर होगी। तो इस तरह से आप लोग दिशा देखना सीखेंगे कि हमें यात्रा के लिए योगिनी है, चंद्रमा है, दिशाओं का हमें कैसे ज्ञान करना है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी कि चंद्रमा आप कैसे देखोगे और योगिनी दिशा का निर्धारण कैसे करोगे, दाएं हैं कि बाएं हैं, पीछे है, आगे है, उसको देखने के जो तरीके हैं वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को, जैसे चंद्रमा का वास अग्नि का है, भद्रा है, योगिनी है, आप लोगों ने कमेंट भी किया था गुरु जी हमें बताइए कि चंद्रमा सम्मुख कैसे देखें, योगिनी सम्मुख कैसे देखें, दिशाशूल है, और इसमें यात्रा में ध्यान रखो, दिशाशूल भी मैंने आपको बताया था, ये भी देखना चाहिए। दिशाशूल का यात्रा में किसी जगह जा रहे हो वहाँ दिशाशूल के भी कई मैंने समझा रखा आपकी कि सोम शनिश्चर पूरब नहीं जाते, मंगल बुध उत्तर दिशा के लिए, रवि शुक्र पश्चिम नहीं जाते, बृहस्पति को पश्चिम दक्षिण नहीं जाते, इसमें दिशाशूल होता है। तो इस तरह से आपको दिशाशूल का इन सब का ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा ये ध्यान रखो, कोई भी शुभ कार्य है उसमें बृहस्पति शुक्र अस्त नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति या शुक्र में कोई भी ग्रह अस्त हो गई तो सारे शुभ काम बंद हो जाएंगे, तो चाहे वो यात्रा हो, शुभ कार्य के लिए जा रहे हो आप, और चाहे शुभ कार्य हो, तो दोनों में ही अगर बृहस्पति शुक्रस्त हो गए हैं तो ये सारे काम बंद हो जाएंगे, वर्जित हैं, कोई काम नहीं होगा, कोई शुभ कार्य नहीं होगा। तो इस तरह आप लोगों को हमने वीडियो बता दी, आप लोग इसको देखें, अपने मित्रों को जोड़ें और इस चैनल से को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को जोड़ते रहें। मेरी तो कोशिश है आप लोगों को अच्छी ज्ञानवर्धक चीज़ें देता रहूं कि जिससे आप लोग जो है एक सुचारू रूप से अच्छे ज्योतिषी बन के समाज की सेवा कर सके। मेरा तो यही प्रयास है कि आप लोग अच्छे ज्योतिषी बनकर निकलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।